खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। 17 जनवरी साल 2022 और हफ्ते के पहले दिन यानी पीर के रोज़ में आप सब में इस उम्मीद के साथ कि आप सब बखैरियत होंगे, सही आफियत होंगे और अपने अपने काम में जाने की तैयारियों में आप मसरूफ़ होंगे। तो हम आपके सामने सुबह सुबह आते हैं हर रोज़ इस उम्मीद के साथ कि आपको अपडेट करें कि क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ हो रहा है, न सिर्फ इतना बल्कि मुल्की सतह पर क्या कुछ है उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। आलमी सतह पर कुछ अहम तरीन जो वाक़यात होते हैं उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन को ले चलते हैं हम, यानी 8:35 से पूरा 10 बजे तक इस प्रोग्राम को लेकर चलते हैं और 9:40 का वक्त जब हम तीसरे पड़ाव पर आते हैं प्रोग्राम के, तो हस्बे वादा फ़ोन लाइन्स के ज़रिए से लाइव नशरियात में आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। आप अपने मसाइल हुकूमत तक पहुँचाते हैं इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे उन सब मसाइल का हल निकाले। आज भी तय फॉर्मेट के मुताबिक प्रोग्राम आपके सामने रहेगा, लेकिन हस्बे वादा और प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले माजी पर एक नज़र, क्योंकि जनवरी की 17 तारीख है और 17 तारीख माजी में क्या कुछ हमें सबक पढ़ा चुकी है याद दिलाएंगे मेरे साथी आसिफ रशीद आपको। जी आसिफ। दिल्ली स्टूडियो से खुशामदीद कहते हैं आप सभी को। मैं हूँ आपके साथ आसिफ रशीद और 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे और तय फॉर्मेट से हम आगाज़ करेंगे इस प्रोग्राम का। हिस्ट्री ऑफ द डे में ख़ास क्या है, सबसे पहले इसी फॉर्मेट के मुताबिक इसी पड़ाव में पहला पड़ाव है तो हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ ही चलते हैं। और 17 तारीख है आज। 1601 में आज ही के दिन मुगल बादशाह अकबर असीरगढ़ के नाकाबिले तस्खीर किले पर दाखिल हुए थे, जहां पर इंतहाई मुश्किल माना जाता है, लेकिन आज के दिन उन्होंने बाकायदा इस पर कब्जा किया था। 1601 में फ्रांस ने स्पेन के साथ अमन मुआहिदा किया और 1863 में आज का दिन था जब अमरीकी रियासत वर्जीनिया में खाना जंगी शुरू हुई थी। साल था 1941। मुजाहिद आजादी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता, जिसे अब आप कैलकाटा कहते हैं, यहां से जर्मनी के लिए रवाना हुए थे। 17 जनवरी में आज के दिन को आप देखेंगे तो साल 1976 में भी यूरोपीय खलाई एजेंसी हर्मस ने रॉकेट लॉन्च किया था और साइंसदानों के लिए और साइंसी एतबार से भी आज का दिन है। 1995 में आज ही का दिन था जब जापान में 7.2 शिद्दत का ज़िलज़िला आया, जिसमें 5,372 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 22,000 के करीब लोग बेघर हुए। 2013 में आज ही का दिन था जब इराक में सिलसिलावार बम धमाके हुए, 13 अफराद ने अपनी जान गंवाई, 72 जख्मी हुए और इसके बाद इल्जामात अमेरिका पर काफी ज्यादा लगे, लेकिन इन सब के बीच में ईरान भी कूदा और कशीदगी मुसलसल 2013 के बाद बढ़ती गई। साल था 1948, तारीख थी 17 जनवरी। आज ही का दिन था जब नीदरलैंड और इंडोनेशिया जंगबंदी पर रजामंद हुए। दोनों के दरमियान सीज फायर आज के दिन हुआ और दोनों अमन के रास्ते पर 17 जनवरी साल 1948 को आज ही के दिन चल पड़े। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में आज खास बातें थी जो आप तक पहुंचाना प्रोग्राम के आगाज में और फॉर्मेट के मुताबिक बहुत जरूरी रहता है। इससे पहले हम खबरों की तरफ बढ़े, आपको जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का अपडेट भी बता दें कि आज जम्मू से श्रीनगर की तरफ छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जा रही है। अगर मौसम साफ रहता है तो ही बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन जो ट्रैफिक प्लान फिलहाल हमारे हाथ में है उसमें ट्रैफिक कंट्रोल रूम ने नंबरात भी जारी कर दिए हैं और जम्मू से श्रीनगर आज छोटी गाड़ियां जाएंगी और धार रोड से 10 टायरों वाली जो गाड़ियां हैं उससे ज्यादा अगर कोई जाती है तो उसको इजाजत इंतजामिया की तरफ से, ट्रैफिक हुकाम की तरफ से नहीं दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जम्मू से श्रीनगर आप छोटी गाड़ी, चाहे वो प्राइवेट हो या बाकी मुसाफिर गाड़ियां हो, उनको चलने की इजाजत आज श्रीनगर की तरफ होगी। चलिए जनाब, ये तो थी बात श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की, जो आपको अपडेट हम सुबह सुबह करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग सफ़र के लिए निकलते हैं तो उनके लिए ये अपडेट बहुत ही अहम होता है। लेकिन बात ज़रा शुरुआत करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बात से, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक बार फिर अवाम की आवाज़ जो प्रोग्राम है उसमें कई बातें खुलकर कही है। सियासी जमातों पर बिना नाम लिए तनकीद भी किया है, मुस्तकबिल के प्रोग्रामों से नकाब कुशाई भी की है और खिलाड़ियों के लिए भी एक पैगाम उनकी तरफ से जो है वो दिया गया है।
सबसे पहले जब हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बात करते हैं तो हफ्तावार ये प्रोग्राम उनका रहता है अवाम की आवाज, और कल एक और शुमारा वो सामने आया और उस शुमारे के अंदर कई अहम तरीन बातें थी। एक ये थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, लेकिन जिस तरीके से इसको मनफी अंदाज में पेश करने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर जी अब बेचा जा रहा है, जम्मू कश्मीर की ज़मीन को बेचा जा रहा है, वसाइल को बेचा जा रहा है, ये सरीहन मनफी प्रोपेगेंडा है उन सियासी जमातों का जिन्होंने 55 साल 50 साल तक यहाँ हुकूमतें की है, लेकिन अवाम के लिए कोई भी ठोस और जामिया प्रोग्राम हाथ में नहीं लिया है। साफ उन्होंने किया कि जम्मू कश्मीर सेल के लिए नहीं है, लेकिन जो अंडर डेवलपमेंटेड एरियाज हैं, यानी जहां पर तरक्याती काम हो सकते थे नहीं हो पाए हैं, उन्हें तरजीही बुनियादों पर लिया जाएगा और तरजीही बुनियादों पर उन कामों को किया जाएगा। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, कल जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बात कर रहे थे तो उनका मानना था कि रामबन, किश्तवाड़, कुलगाम और शुपियां, यानी 4 अजला का उन्होंने नाम लिया, और बड़े जम्मू के 2 अजला और कश्मीर के 2 अजला, इस तरीके से आप देख सकते हैं। रामबन, किश्तवाड़, कुलगाम और पुलवामा को गुड़गांव की तर्ज पर तामीर करने का मंसूबा हाथ में लिया गया है। और आगे उनका मानना है कि जो एक्सपो दुबई के अंदर हुआ है वो जी कामयाब हुआ, क्योंकि उसके अंदर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अपनी शिरकत की है और शिरकत करके शराकत दारों को जम्मू कश्मीर तक लाने की कोशिश की है, उसके समरात आने वाले दिनों में देखने को मिल सकेंगे। 17,000 करोड़ रुपए के MOUs साइन किए गए हैं मुख्तलिफ शराकतदारों के बीच में हुकूमती सतह पर और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जम्मू कश्मीर इंतजामिया और दुबई के जोमाओं के बीच में। अब जब मनोज सिन्हा साहब ये बात कर रहे थे तो उन्होंने नाम न तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लिया, न पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का लिया, न कांग्रेस का लिया, न PDP का लिया, न अपनी पार्टी का लिया, न किसी पार्टी का लिया, लेकिन जरूर ये कहा कि जो लोग ये भ्रम और ये अफवाह फैला रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जमीन बेची गई है, वसाइल को बेचा जा रहा है, उन्हें अपने गिरेबान में देखने की जरूरत है। अब जब गुड़गांव का उन्होंने जिक्र किया तो एक दिलचस्प बात उन्होंने बताई कि उन्होंने कहा कि 70 या 80 की दहाइयों में जब आप देखेंगे तो गुड़गांव जनाब एक छोटा सा गांव था, एक क्लस्टर एक था जिसमें कुछ घर रहते थे और खेती बाड़ी का पूरा मामला था, लेकिन एक इंडस्ट्री मारुति उद्योग वहां पर आया, उन्होंने अपने काम शुरू किया और देखते देखते गुड़गांव जो है वो इंडस्ट्रियल हब बना है और आज देश की धड़कनों में उसे शामिल किया जाए। तो उसी तरीके का मंसूबा, उसी तरीके का ख्वाब जो है वो हम जम्मू कश्मीर के लिए देख चुके हैं और उस पर काम जो है वो शुरू हो गया। यानी ख्वाब सिर्फ देखा नहीं है बल्कि काम भी शुरू किया गया है। यह कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आवाम की आवाज प्रोग्राम में साफ कर दिया है। साथ साथ उनका यह भी मानना है कि जो समिट दुबई में हुई है उसका दूसरा पार्ट जो है वो कश्मीर के अंदर होना है जी, श्रीनगर के अंदर होना है। 21 और 22 मई की तारीखों का तयन किया गया है, यानी 21 और 22 में 2 दिन तक अब बाज़ाब्ता तौर पर सरमाएकारी के हवाले से एक इजलास श्रीनगर के अंदर होगा और इस सिलसिले में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स और दीगर मुतल्लिका महकमे जो है वो पहले ही अपनी कमर जो है वो कस चुके हैं। तीसरी बात उनका मानना था कि जिस तरीके से नौजवानों ने नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, इससे उन्हें पूरा ये यकीन है कि आने वाले दिनों में कमान नौजवानों के हाथ में चलेगी और बहुत सारे वसाइल जो यहाँ पर है उन्हें टैप किया जाएगा और रोजगार के नए मौके भी फराहम किए जा सकते हैं। उनका मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने कल जिक्र भी किया है कुछ सक्सेस स्टोरीज का, जो इन्वेटर जैसे तौसीफ मलिक का, उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने बुखारी, ट्रेडिशनल बुखारी को पोर्टेबल रूम हीटर में तब्दील किया और बाद में उससे बाज़ाब्ता तौर पर अवार्ड से नवाजा गया। फिर मसरत फारूक का उन्होंने जिक्र किया जो यंग एंटरप्रेन्योर बनी है और उसके साथ साथ बड़ी चीजें जो उन्होंने कल अपने प्रोग्राम में गिनवाई है। लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के लिए भी नवीद है, यानी सरकार की तरफ से उन्हें अब मुलाजमतें दी जाएंगी और बाज़ाब्ता तौर पर उस सिलसिले में क्राइटेरिया जो है वो फॉलो किया गया है। कल इसी प्रोग्राम के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस बात का भी जिक्र किया जिसमें
कुछ लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि जनाब चूंकि स्कूल कॉलेज अक्सर बंद रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि एक एजुकेशन के लिए एक फ्री यूट्यूब चैनल जो है वो सरकारी तौर पर हो, जिसका माकूल और मुनासिब जवाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये अच्छी तजवीज़ और महकमा तालीम के ज़िम्मेदारों को ये हुक्म जारी किया गया है कि वो जामिया यूट्यूब चैनल बनाए जी तालीम के हवाले से, ताकि तलबा को फ़ायदा मिल सके और उसमें एक्सेस सभी उन उस्तादों को दे जो दरसी निज़ाम चलाते हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस जो है वो चलाते हैं। तो इस तरीके का था अवाम का प्रोग्राम, लेकिन बिना नाम लिए सभी सियासी जमातों की खबर ली है और उन्हें तंबीह भी किया कि वो अपने गिरेबान में अपने हालात को देखें कि उन्होंने अपने टेन्योर में क्या कुछ किया है। आने वाले फ्यूचर प्रोग्राम का हवाले से जिक्र किया और तीसरी बड़ी बात उनका मानना यह है कि 17,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के दस्तखत हुए हैं और बहुत जल्द 17,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट होगा जी एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। जी आसिफ। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले से बात हो रही है तो आपको यहाँ पर यह भी बताएं कि इंतजामिया की तरफ से कुछ और अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं। और अगली खबर पर चलते हैं और बात अब जरा करेंगे इंतजामिया के उस प्रोग्राम की जिसे ऑडिट प्रोग्राम का नाम दिया गया था, और हर महकमे के अंदर कितनी अफरादी कुव्वत है और कितनी इस वक्त रिक्वायरमेंट्स हैं मुलाजमीन की, कहां पर कितने लोग तैनात हैं, ये सारा पता लगाने की कोशिश हो रही थी। सरकारी महकमों के अंदर जब ऑडिट किया गया, एजेंसियों को मुतहरिक किया गया और ये मश्क तकरीबन पिछले 1 साल से, आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मुसलसल इसका जिक्र कर रहे थे, जितने मुलाजमीन की जिस डिपार्टमेंट के अंदर जरूरत है उतनों को ही रखा जाए, इजाफी कहीं पर नहीं होनी चाहिए, या अगर कहीं पर होते हैं तो उनको बाकी डिपार्टमेंट्स में डिप्यूट किया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा एक प्लान तरतीब दिया गया और अब यह पता चल रहा है कि ऑडिट प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद तकरीबन 400 से ज्यादा ऐसे मुलाजमीन हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन आसान लफ्जों में अगर इसे समझेंगे तो ये मुलाजमीन जहां पर शायद रिक्वायरमेंट्स जितनी हैं उससे कहीं ज्यादा अफरादी कुव्वत है। इसको बराबरी पर लाने के लिए, चेक एंड बैलेंस को बराबर रखने के लिए डिपार्टमेंट्स के अंदर इस ऑडिट प्रोग्राम की मश्क का मकसद ही यह है कि जम्मू कश्मीर के तमाम महकमों में जिस महकमे के अंदर जितने मुलाजमीन की, जितने अफसरान की जरूरत इस वक्त है, कामकाज के हिसाब से जितना बर्डन उन पर डाला जा सकता है उतना ही होना चाहिए। और अगर कहीं पर इजाफी ये कुव्वत है, अफरादी कुव्वत को अगर कहीं पर कम है उसको बढ़ाना है, वो भी लेवल किया जाए। और 400 प्लस ऐसे मुलाजमीन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जिनका ये पता चला है, निशानदेही हो पाई है इस सारे प्रोग्राम के दौरान, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त इन सभी मुलाजमीन के शायद उन डिपार्टमेंट्स के अंदर जरूरत होने के बजाय दूसरे डिपार्टमेंट्स में ज्यादा जरूरत है, जिसके लिए उनको दूसरी जगह भी शिफ्ट किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि 10 डिपार्टमेंट्स का ऑडिट किया गया, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट किया गया सिविल सेक्रेटरीट के अंदर, और उन 10 डिपार्टमेंट्स के अंदर 400 मुलाजमीन सरप्लस पाए गए और यह रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर जीएडी को भी सौंपी गई है और जीएडी के जरिए से अब ये चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक भी आ चुकी है कि 10 डिपार्टमेंटों का ऑडिट किया गया, 400 मुलाजमीन किए गए। अभी बाकी मानदा डिपार्टमेंट्स के हवाले से कमेटी जो है वो देख रही है या कि सिविल सेक्रेटरीट के अंदर जो अभी और डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर भी ऑडिट हो और सिविल सेक्रेटरीट के बाहर भी जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर फील्ड अमले का भी जो है वो ऑडिट होना चाहिए। तो 410 डिपार्टमेंट्स के अंदर आए। अब आप समझ रहे होंगे कि भैया ये कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल कि सिविल सेक्रेटरीट के अंदर 10 डिपार्टमेंट में 400 मुलाजिम सरप्लस है, यानी या तो उनकी जरूरत ही नहीं है या उनके पास बहुत थोड़ा सा काम है जो चल सकता है डिपार्टमेंट के अंदर, तो क्यों उन्हें तनख्वाह दी जाए। तो पता लग रहा है कि जनाब जब से ई गवर्नेंस प्रोग्राम को हाथ में लिया गया है, जब से ई ऑफिस को शुरू किया गया है डिपार्टमेंट्स के अंदर, उससे कमोबेश 400 मुलाजमीन इस वक्त जो है वो सरप्लस माने जा रहे हैं, क्योंकि जो काम वो करते थे वो कंप्यूटर के जरिए से हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, तो 400 मुलाजमीन सरप्लस पाए गए हैं। और यही वजह है कि अब इस पूरे निज़ाम को और शफाफ और बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है ताकि बाकी डिपार्टमेंट से भी सरप्लस स्टाफ को जो है वो बाहर निकाला जाए। एक तरफ से सरप्लस स्टाफ दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ से अंडर स्टाफ जो है, यानी जहां पर स्टाफ बहुत कम है डिस्पाइट द ई ऑफिस, वहां पर इनको एडजस्ट करने की बात भी हो सकती है। इस तरीके का भी मन जो है वो जीएडी के अंदर बन रहा है। ताहम दोनों सूबों के अंदर, यानी सूबा कश्मीर के अंदर और सूबा जम्मू के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर ई ऑफिस शुरू हुआ है या अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, वहां पर भी अब ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट जो है वो करने की बात हो रही है। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी को फ्रेम अप किया गया है ताकि यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ऑडिट हो सके और ऑनलाइन निज़ाम के तहत सारा कुछ चले, ताकि वहां पर भी
शफाफियत होने के साथ जो सरप्लस स्टाफ है उसे और कई जगह पर यूटिलाइज किया जाए। फिर याद रखिएगा कि 10 डिपार्टमेंट्स के अंदर जो मैन पावर ऑडिट हुआ है उसमें खबर यह है कि 400 मुलाजमीन जो है वो सरप्लस अभी तक पाए गए हैं। चलिए इसके साथ साथ अब जरा बात करते हैं कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस और जम्मू कश्मीर में इंतजामिया के साथ साथ चाहे वो मुआलिजीन हो या फिर आम लोग हों इस वक्त तशवीश में मुब्तला है। और हफ्तावार लॉकडाउन सुबह 6 बजे अगर कवायद के मुताबिक देखें तो वो खत्म हुआ है, जो शबाना कर्फ्यू भी रात 9 बजे से रहता है, लेकिन एहतियात बरतने की अब भी जरूरत है। खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि सूरत हाल इतनी अबतर हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान दोनों सूबों से यानी जम्मू और कश्मीर से 6 मरीजों ने इंतकाल किया है। और सबसे जो खतरनाक सिचुएशन है 6 मई 2021 के बाद अब तक के रिकॉर्ड तोड़ केसेस जिनकी तादाद 3400 से पार हो गई है पिछले 24 घंटों में। ये इस साल के सबसे ज्यादा और पिछले साल के भी सबसे ज्यादा केसेस हैं। जो रिकॉर्ड 5000 प्लस केसेस का गया था वो मई से पहले का था, लेकिन मई के बाद अब तक देखेंगे तो यूटी के अंदर ये केसेस उस वक्त सामने आ रहे हैं जब मुल्क की तमाम रियासतों और यूटीज में लगभग अब जो पॉजिटिविटी है इन केसेस की वो बढ़ती जा रही है। और पिछले 24 घंटों में आप देखेंगे तकरीबन कोई अस्पताल नहीं बचा है, तकरीबन कोई ऐसा इदारा नहीं है और यहां तक कि जेलों के अंदर भी जम्मू कश्मीर में कोविड-19 ने दस्तक दे दी है। अमला हो या कैदी हो वो भी मुतासिर हुए हैं इस कोरोना वायरस से। लेकिन अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के फिलहाल 23 केसेस से तादाद आगे नहीं बढ़ी है और मजीद आज बताया जा रहा कि 3 बजे तक कुछ टेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही हैं। हो सकता है कि उनमें कुछ और मस्बत केसेस पाए जा सकते हैं यूटी में। डॉक्टर यानी तिबी अमला, नीम तिबी अमला और हर तरह से अभी ये कोरोना पॉजिटिव की केस, और अगर आप एक हफ्ते का शरह देखेंगे तो 3499 इतवार के रोज जो केसेस आई हैं वो माना जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ इजाफा जो है वो हुआ है। और जब हम इसको देखते हैं, जब डाटा को देखते हैं, थोड़ी देर में वो डाटा हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ से आए हैं और किस जेल में कितने आए हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नवीद नज़ीर साहब ज्वाइन कर चुके हैं, मारूफ मुअल्लिज है और इस पूरे मामले पर गहरी नज़र भी रख रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए श्रीनगर से। हर दिन यौमिया केसेस में इजाफा हो रहा है, क्या हम ये माने कि ये कम्युनिटी स्प्रेड की ओर है? क्योंकि फर्स्ट वेव सेकंड वेव में भी हमने इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत ज़्यादा उछाल जम्मू कश्मीर के अंदर देखी थी और फिर अस्पतालों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा था जिसकी वजह से ओपीडी सर्विसेज बाद में बंद करनी पड़ी। रूटीन में जो काम होता था अस्पतालों के अंदर वो बंद करना पड़ा और 100% कोविड मैनेजमेंट पर ही जाना पड़ा। क्या हम उसी रास्ते पर गामजन हैं? हम लोग डेफिनेटली देख रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ केसेस जो है वो एक्सपोनेंशियली राइज हो रहे हैं। जहां कुछ ही 1 हफ्ता 10 दिन पहले हमारे 200 तक की केसेस थे, वो आंकड़ा जो है वो करीब 3500 तक पहुंच गया है कल तक। और इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो शायद डाटा में ना आए और नंबर इससे ज्यादा हो सकता है जितना हम इस टाइम देख रहे हैं। तो डेफिनेटली जो हमारी स्ट्रेन है इसमें कुछ तब्दीली आई है। अभी तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ओमिक्रॉन का वेरिएंट ही है जब तक हमारी जीनोमिक सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट्स नहीं आती है, लेकिन ऑब्वियसली स्ट्रेन वही लग रही है क्योंकि इसके सिम्टम्स भी थोड़े से डिफरेंट है और जो हमारा नंबर जो है वो काफी ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ है। लेकिन एक चीज इसमें पॉजिटिव मैं ये कहूंगा कि हालांकि पेशेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा है लेकिन इसकी सिम्टोमेटोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है। मैक्सिमम पेशेंट्स जो हम देख रहे हैं उनमें बॉडी एक्स या सिम्टम्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो लंग्स को अभी हमने ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा है कि जो द रिसेंट फ्यूचर केसेस वैसे जिनका नमूनिया में इन्वॉल्व है या जिनको ऑक्सीजन की कमी हुई है। तो एक चीज पॉजिटिव है कि अस्पतालों का एडमिशन जो है वो अभी तक उतना इंक्रीज नहीं हुआ है जितने प्रोपोर्शनली हमारे केसेस इंक्रीज हुए हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है मुझे लगता है ऑन द बेसिस ऑफ ओपीडी ट्रीटमेंट या होम आइसोलेशन पे ही हम मैनेज कर सकते हैं एज ऑफ नाउ। तो इस वजह से जो अस्पतालों में जो है ओपीडी बंद करना मुझे नहीं लगता है कि एक एडवाइजेबल सोल्यूशन है एट प्रेजेंट, क्योंकि इन पेशेंटों को डॉक्टर साहिबान की मुलायजे की जरूरत है और हमें ओपीडी सेटअप करनी चाहिए जहां पे हम इन पेशेंट्स को देख पाए। तो बाकी जो हॉस्पिटल्स पे मुझे नहीं लगता कि अभी एडमिशन का इतना जोर है, तो होपफुली हम इसी पे रहें कि हमारे मैक्सिमम पेशेंट्स जो है माइल्ड डिजीज में ही मुबतला हो जैसे हम इस टाइम देख रहे हैं, तो अस्पताल में ज्यादा बाहर न पड़े और
मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो है वो घर पे ही अपने होम आइसोलेट करे जो माइल्ड सिम्टम्स मुबतला है। डॉक्टर नवीद साहब, एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि पिछले तकरीबन 18 से 19 महीने गुजरे हैं जब जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार रिकॉर्ड तोड़ केसेस आए थे, और आज जब दोबारा बीच में थोड़ी सी राहत मिलने के बाद वहीं ऑलमोस्ट फिगर वहीं पहुंच रहे हैं और अमवात भी मुसलसल दर्ज हो रही हैं। आप खुद भी सिचुएशन को डील करते रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी आपकी खिदमत को सराहा गया है। इन सारी चीज़ों के बीच में पिछले 1-1.5 साल के दौरान किस तरह के केसेस आज के वक्त में आपके सामने आ रहे हैं? क्या मामूल के मुताबिक जो लोग इलाज मुआवजे के लिए आते थे ज़्यादा उनकी तादाद है, या कुछ लोग डरे हुए भी हैं, सहमे हुए भी हैं, और कुछ लोग ज़बरदस्ती भी इसलिए आ जाते हैं कि शायद चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी होता है? तो फ्लो किस तरह के मरीजों का ज़्यादा है अस्पतालों में आपकी नज़र? देखिए, अगर हम सेकेंड वेव की पहले बात करें तो हमारे नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हुए थे सेकेंड वेव में, तो प्रोपोर्शनेटली हमारे हॉस्पिटल्स का एडमिशन भी जो है वो कोविड पेशेंट से काफी बढ़ गया था। तो पोस्ट सेकेंड वेव हमने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो कोविड पेशेंट्स हमारे अस्पतालों पे आए वो मेजॉरिटी वो पेशेंट्स थे जो अनवैक्सीनेटेड थे या सिंगल वैक्सीनेटेड थे जिनको सीवियर डिजीज हो रही थी। लेकिन साइड बाय साइड हमने नॉन कोविड भी स्टार्ट किया था और हमने मैंडेटरी बनाया था कि जो भी पेशेंट ओपीडी में आएगा उसका पहले हम रैपिड टेस्ट करेंगे। तो हम देख रहे थे कि हमारे करीब 200-300 जो भी पेशेंट्स ओपीडी में आ रहे थे उसमें 1 या 2 पेशेंट ऐसे आते थे जो पॉजिटिव आते थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले से जब से ये हमारी जो हमारे केसेस बढ़ रहे, हमने 150 में से 125 पेशेंट्स देखे जो हमारे वहाँ रैट पॉजिटिव आ गए। हालांकि वो सिम्टम्स लेके कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जो ऑलरेडी छाती के अमराज में मुबतला है लेकिन साथ में साथ कोविड पॉजिटिव भी हो गए थे। इसलिए पेशेंट्स तो आ रहे हैं, वो नॉन कोविड भी आ रहे हैं और कोविड वाले भी आ रहे हैं जो सिंपल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मुबतला है। तो हमारी यही कोशिश रही है वहाँ पे ओपीडी में कि इन लोगों को सेग्रीगेट किया जाए, जो ओपीडी कोविड के लिहाज से चलती है वो अलग रखे और नॉन कोविड अलग रखे। लेकिन पैनिक सिचुएशन तो होती है, जितने हमारे केसेस बढ़ते जाएंगे और उतना ज्यादा पैनिक लोगों में फैलता। डॉक्टर साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि माहिरीन लगातार, चाहे वो हमारे कश्मीर सूबे के हैं, जम्मू के या मुल्क भर के माहिरीन हैं, वो अलग अलग प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। और जब मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कहा जा रहा है कि मिड ऑफ द फेब से जी एक पीक सीजन आएगा इस वेव का और उसके बाद ये कर्व आहिस्ता आहिस्ता करके डाउन होगा। क्या आप भी इस बात से मुत्तफिक है कि अभी तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में कुछ और केसेस बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, जहाँ जहाँ हम बिरूनी ममालिक में या जहाँ जहाँ भी हमने देखा कि एक थर्ड वेव आई है जो ओमिक्रॉन, जितना तेजी से इनके केसेस बढ़े हैं उतनी तेजी से इनके जो केसेस जो है वो फिर नीचे आए हैं। तो हम भी एक्सपेक्ट करेंगे कि इन द नेक्स्ट 2 वीक्स जो है हमारे केसेस यहाँ पे बढ़ने का इम्कान है और उसके बाद फिर ये इंशाल्लाह ये नीचे को जाएंगे और रैपिडली फिर नीचे को जाएंगे। लेकिन मौके की नज़ाकत यही है कि इस टाइम हम कोशिश करें कि हमारे नंबर ऑफ केसेस जो है वो लिमिट हो जाए ताकि हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे उतना ज्यादा भार ना पड़े कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो जाए। डॉक्टर साहब, अब जो घर में हमारे बुजुर्ग हैं या छाती के अमराज में मुब्तला है या गले में दर्द है, रूटीन में भी जो होता है, तो आप क्या माहिराना मशवरा उन्हें देंगे? कैसे वो अपने आप को देखें कि क्या वो कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, या क्या एहतियाती तदाबीर आपकी तरफ से होंगे? देखिए, पहले तो मैं यही कहूंगा कि हमारे जो नौजवान है बाकी जो है जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग तो अक्सर अंदर ही रहते हैं तो वहां पे उनको उतना खतरा नहीं रहता है जब तक कोई बाहर से कोई अंदर ना आए इन्फेक्शन लेके। तो कोशिश यही करनी कि अगर कोई भी घर पे सिम्टोमेटिक बंदा है, वो अभी टेस्ट नहीं हुआ है, तो उसको आइसोलेट होना चाहिए उनके बाकी लोगों से जो है वो आइसोलेट होके, ताकि वो इन्फेक्शन वो कोई भी, वो कोविड हो, वो इन्फ्लुएंजा हो, कोई भी, वो बाकी को इन्वॉल्व ना हो जाए। तो पहले तो यही कोशिश रहेगी। और बुजुर्ग वगैरह जो है जिनको बूस्टर का ऑलरेडी एहतमाम हुआ है बूस्टर डोज का, तो वो अपना बूस्टर लगवाए, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सीवियर डिजीज। तो इससे हम बचे रह सकते हैं। और जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनको बाहर ना निकलने दें, और बाहर से कोई अंदर आए तो कोशिश की जाए कि अगर इंतहाई जरूरी है तभी इससे मुलाकात करें। अगर मुलाकात करनी हो तो फुल प्रोटेक्टिव जो है मास्क वगैरह पहन के
उनसे मिले, ताकि ये हमारे प्रोटेक्टेड रहेंगे जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, कुछ लोग अभी ना जब इस गुफ्तगू को आपकी सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब बहुत सारे लोग तो ये भी तजवीज़ कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीते रहिएगा ताकि आपका गला जो है वो ज़्यादा परेशान कुन हालात से दो चार ना हो और इससे इन्फेक्शन आपका दूर होता रहेगा। है इसमें कोई सदाकत? देखिए बिल्कुल, देखिए मैं पहले ये कहूँगा कि जो इस टाइम हमारा वेरिएंट है ये माइल्ड डिजीज कॉज कर रहा है, हमें अद्वियत पे इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन करने की जरूरत नहीं है अनटिल आप कोई हाई रिस्क पेशेंट है। तो सिंपल, अगर आपका गला खराब है, सिंपल एंटी एलर्जिक लेके, या अगर खांसी आ रही है कफ सिरप लेके, और फीवर आ रहा है तो पैरासिटामोल लेके आपकी डिजीज मैनेज हो सकती है। हाई रिस्क पेशेंट्स में जो है एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। और जो पानी जो है, जो हम वैसे ही देखते हैं कि हम विंटर्स में पानी की इनटेक को जो है वो कम कर देते हैं, क्योंकि विंटर्स में ह्यूमिडिटी कम होती है, ड्राइनेस होती है, कोल्ड टेम्परेचर होता है, तो हमारा जो एक इम्यून सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, वो काफी कमजोर हो जाता है। और अगर हम ल्यूकवार्म वाटर काफी पिए तो ये फर्स्ट स्टेप है उस इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए। तो अगर हम पानी कंटिन्यूसली लें, क्योंकि सर्दी है तो थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर ले लें, वो डेफिनेटली हमें हमारे जो इम्यूनिटी होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, उसको बूस्ट अप करके हमें प्रोटेक्शन दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर नवीद नज़ीर साहब, वक्त निकाल कर माहिराना मशवरा देने के लिए कि एहतियात बरतें और अगर थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीते रहेंगे तो वो भी बेहतर है और ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। माइल्ड सिम्टम्स वाले दवाई लेकर आइसोलेट होकर ठीक हो सकते हैं, रादर वो जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उन्हें ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लेकिन फटाफट से आपको बताते हैं जी, ये जो कोविड है ना, घर दफ्तर के बाद अब जेलों में भी पहुंच चुका है और 9 जेल एहलकार समेत कैदी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अम्फला जेल में और 3 पाए गए हैं जी कोट बलवाड़ जेल में। कुल मिलाकर 9 है। और इस तरीके से अब जेल हुकाम ने यह फैसला ले लिया है कि जो मुलाकातों का सिलसिला है, यानी घर वाले आते थे अपने लोगों से मिलते थे जेल के अंदर, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है और सभी लोग और रिलेटिव जो है वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए से करेंगे, जिसका एहतमाम जेल हुकाम की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर किया जाएगा। और ये जो इन्फेक्शन है ये तेज़ी के साथ फैल रहा है और जो इन्फेक्टेड जेल के अंदर जो लोग हैं, जो कैदी हैं, उन्हें आइसोलेट किया गया है और फिलहाल 712 डेटिन्यूज अम्फला जेल के अंदर है, जहां पर सिर्फ कैपेसिटी 400 की है लेकिन 700 है। तो लेकिन अब जो पॉजिटिव आए हैं उन्हें अलग किया गया, इस तरीके की बात आ रही है। अब आगे बढ़ती है जी, ये जो माता वैष्णो देवी श्राइन के लिए हमारे लोग आते हैं, पूरे मुल्क से वहाँ यात्रा के लिए आते हैं, तो कल पूरे दिन 50 से ज़्यादा लोगों का जो टेस्टिंग वहाँ पर चल रहा है, तो 50 से ज़्यादा लोग जो है वो माता वैष्णो देवी जो हमारा रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जब रैंडम टेस्टिंग की गई तो 50 से ज़्यादा लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, एसिम्टोमेटिक पाए गए, जिसके बाद उन्हें भी वापस करने की बात कही गई है। और जब आप इसको थॉरोली देखेंगे जम्मू प्रोविंस के अंदर तो 555 से ज़्यादा लोग जम्मू के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ कोरोना पॉजिटिव कल दिन में पाए गए, यानी इतवार के दिन में पाए गए। कठुआ के अंदर 163, उधमपुर के अंदर 126, सांबा के अंदर 112, रियासी के अंदर डबल डिजिट में है 89 और पुंछ के अंदर 67 है, रजौरी के अंदर 39 है और डोडा किश्तवाड़ के अंदर 20 है और रामबन के अंदर 18 है। और इसी तरीके से जब आप श्रीनगर के जो मुआलिजीन है और जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार जब इस मॉनिटर को देखते हैं तो उनका मानना है कि जनाब पेशेंट तो अपनी जगह, आम लोग तो अपनी जगह, लेकिन जो डॉक्टर हजरात है वो भी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और पिछले 10-12 दिनों का जो फिगर सामने आया उसमें 145 डॉक्टर अब तक, 130 MBBS स्टूडेंट और 130 पैरामेडिक्स जो है वो कोरोना पॉजिटिव GMC श्रीनगर और स्टेट अस्पतालों के अंदर इस एक महीने के दौरान। अगर आप पिछले 17 तारीख से अभी 17 तारीख तक देखेंगे रिकॉर्ड तो 145 डॉक्टर, 130 MBBS स्टूडेंट, 130 के करीब पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो कोरोना पॉजिटिव जो है वो सोबा कश्मीर के अंदर पाए गए हैं। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज टैली देखिए जी, इतवार की क्या कुछ रही है। और सबसे श्रीनगर के अंदर 614 ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट रहा है, बारामूला के अंदर 460 से ज्यादा, बडगाम के अंदर 404, पुलवामा के अंदर 94, कुपवाड़ा के अंदर 153, अनंतनाग के अंदर 230, बांडीपोरा 166 और फिर गांधरबल के अंदर 27, कुलगाम के अंदर 127 और शोपियां के अंदर 7 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू का भी मैंने हाल आपको बता दिया, श्रीनगर का भी हाल बता। तो एहतियात
एक ही इलाज है इसका, एहतियात और मास्क। यानी आपने प्रॉपर मास्क पहनना, और मास्क और सैनिटाइजेशन एक ऐसा हथियार है इस कोरोना और ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए जो शायद हमें हर वक्त अब अपने साथ रखना होगा। यानी मास्क को अब आप उसी तरीके से ले लिए जैसे हम जैकेट पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं अपने हाथ में गर्मी रखने के लिए, तो ये भी समझिएगा कि अब हमारे लिबास का एक हिस्सा मास्क बना है। प्रॉपर मास्क करके बाहर आइए, और जो सेट प्रोटोकॉल सरकार और मुआलिजीन की तरफ से है उस पर गहरी नजर रखिएगा, उसे फॉलो कीजिएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि रिवायती जो मुआलिजीन है हमारे, एक तो डॉक्टर्स हैं और दूसरा जड़ी बूटियां वाले और दीगर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, उसका क्या कुछ हाल है जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर आपको बताएंगे कि सरकार ने एक इंक्वायरी बिठाई है, किस मामले पर इंक्वायरी बिठाई है, और मेडिकल एम्प्लॉयज़ का जो नेक्सस की बातें हो रही थी, उस नेक्सस को लेकर सरकार ने अब कदम उठाया है। क्या वो नेक्सस है, क्यों ये कदम उठाया गया, इसके पस मंज़र में जाने की थोड़ी सी ज़रूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद, इस उम्मीद के साथ कि आप फ़ौरन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद दोबारा भी।